students, welcome back to classes of Muslim law. Students, today we are going to study one of the most important topics of Muslim law. You all know maintenance. इसको इस्लाम में नफाका भी बोलते हैं, वो पूरा पढ़ने वाले हैं हम. काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा, शाबानो केस कभी ना कभी आपने सुना ही होगा. सो इसको हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज करने के बाद भी मुझे ये भी नहीं पता था कि शाबानो केस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. मेरे को ऑब्वियसली मैंने कॉलेज में पता नहीं कितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होंगे, पढ़ के भूल गई. सो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो मेरे को ऐसा अंदाज़ा था कि शाबानो इज़ अबाउट तलाक. ओके, सो दैट वाज माय लेवल ऑफ नॉलेज डिस्पाइट टॉपिंग एवरी ईयर. सो ऑफ कोर्स आपको तो कुछ भी नहीं आता होगा, मैं यही मान रही हूँ, और मैं इतना भी नहीं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको शाबानो की बेसिक्स भी पता हो. जब मुझे ये तक नहीं पता था कि शाबानो टॉप केस मेंटेनेंस पे है, आई ऑलवेज थॉट इट वाज अबाउट ट्रिपल तलाक. सो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज़ गुड, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. बिफोर आई start with maintenance, you can very well expect long type question on this topic running into 20 to 25 marks. okay, इस पे आपका prelims में आज सच इतना कोई question नहीं बनता, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है. स्पेशली अगर आप हरियाणा दे रहे हो तो हरियाणा में तो 20 to 25 मार्क का सीधा आ जाता है. डिस्कस द गाइडलाइंस लेड डाउन इन शाबानो केस, या इससे एक एक्ट रिलेटेड है 1986 एक्ट, उस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो हम इसको एक जर्नी की तरह पढ़ेंगे. शाबानो, फिर 1986 एक्ट, और फिर डैनियल लतीफ़ी नाम का एक केस. सो वील स्टडी इन अ क्रोनोलॉजी. I'll be giving you a very good answer on this, ready-made answer which you can go and write in your exam and you are sorted. You can easily get 19 या 18 out of 20 if you write that answer. So आपका काम है बेसिकली सुनना, अब्जॉर्ब करना. ज़्यादातर मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और मैंने बता दिया ये टॉपिक पर्टिकुलरली मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक जजमेंट आई थी 2018 में ट्रिपल तलाक पे, जो बहुत डेप्थ में आगे जाके पढ़ेंगे. शायरा बानो, सो शाह बानो अलग है एंड शायरा बानो अलग है, ठीक है. सो वी आर स्टडिंग शाह बानो केस. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल हियर मी एंड सी मी प्रॉपरली? प्लीज़ टेल मी, क्योंकि ना कभी कभी आपके एंड पे लैग हो रहा होता है, मेरे तो यहाँ परफेक्ट चल रहा है. लाइक जो मैं बोल रही हूँ, आई कैन सी माई जेस्चर्स ऑल्सो इन द वीडियो. सो एक बार प्लीज़ टेल मी, आर यू ऑल गुड? Yes, ma'am. Yes. Everybody is fine. So, Jubina, I think it's at your end. Please एक बार इसको refresh कर लो, ठीक है? चलो start करते हैं. Before I start with the topic, I want to revise two things with you because वो words बार बार आएंगे. सबसे पहले मेहर. What is मेहर? मेहर क्या होता है? निकाह के टाइम पे हस्बैंड प्रॉमिस करता है वाइफ को कि मैं तुम्हें फ्यूचर में एक अमाउंट दूंगा, अमाउंट, प्रॉपर्टी या कुछ भी. सो निकाह के टाइम पे जो प्रॉमिस होता है हस्बैंड के एंड से वाइफ को, दैट आई विल गिव यू दिस 5 लाख 10 लाख व्हाटएवर इज मेहर, ठीक है. आप रोज़ लेट क्यों आते हो? आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं अलाउ कर रही हूँ. कल से आई विल नॉट अलाउ इट. लास्ट टाइम. सो जो हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करता है निकाह वाले दिन, दैट इज़ मेहर. देना होता है निकाह वाले दिन, सिर्फ प्रॉमिस होता है. और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इद्दत. इद्दत क्या होता है? हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड से डेथ के बाद या डिवोर्स के बाद वाइफ एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी और से शादी नहीं कर सकती. ये H&W है, और सपोज हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अब वाइफ 3 महीने तक किसी और से शादी नहीं कर सकती. मैं यहाँ पे डिवोर्स इद्दत मेरे को यूज़ होगा, इसलिए मैं डिवोर्स इद्दत की ड्यूरेशन बता रही हूँ. सो दैट इज़ पीरियड ऑफ सेक्लूजन.
सो डिवोर्स के बाद जो एक टाइम तक शादी नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो, सेटल हो, दैट इज़ इद्दत। और जो एक अमाउंट पे किया जाता है बेसिकली डिवोर्स पे, दैट इज़ मेहर। मैं ऑलरेडी बहुत डेप्थ में बढ़ा चुकी हूँ, सो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, जो आगे जाके आप बहुत डेप्थ में भी पढ़ोगे, एक सीआरपीसी में प्रोविज़न है कॉल सेक्शन 125 जो प्राइमरली रिलेटेड है मेंटेनेंस से। वैसे इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं और इसको पूरा डेप्थ में कवर करने में लग जाती हैं 3 क्लासेस, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है बस इतना बता रही हूँ। इस प्रोविज़न के तहत कोई भी वाइफ इंडिया में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। एनी वाइफ in India can file a case under section 125 CRPC and she can claim maintenance for herself. Maintenance का मतलब होता है बेसिकली गुजारा, जो उसको अपने रोज़ के खर्चे पूरे करने के लिए चाहिए, दैट इज़ बेसिकली मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का राइट ड्यूरिंग मैरिज भी होता है, कोई लेडी शादी के दौरान भी मेंटेनेंस मांग सकती है, और डिवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। कब तक? अप टू रीमैरिज। ये सीआरपीसी में दे रखा है। सो एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसमें विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल के तहत सेक्शन 125 सीआरपीसी बनाया गया था, जिसमें दे रखा है कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इंडिया में, शादी के दौरान भी और इवन शादी ख़त्म होने के बाद भी, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। ये भी मैंने काफ़ी बार बीच बीच में रेफ़र कर रखा है। सो ये 3 कॉन्सेप्ट्स बार बार आएंगे अब शाबानो पढ़ाते हुए, मेहर, इद्दत एंड 125 सीआरपीसी। सो 125 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत इनैक्ट किया था पार्लियामेंट ने, जिससे कि विमेन की डेस्टिट्यूशन ना हो। बहुत सारी अब तो वर्किंग विमेन तो अब थोड़ी बहुत होने लग गई, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। विमेन हमेशा इकोनॉमिकली मेन पे डिपेंडेंट रहती थी, तो विमेन की डेस्टिट्यूशन ना हो, वैग्रेंसी ना हो, इसलिए प्रोविज़न लाया गया था। सो कोई भी विमेन शादी के दौरान भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है और तलाक के बाद भी ले सकती है, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। और अगर वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगी तो वो हमेशा मेंटेनेंस मांगेगी, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, ओके। सो जो हमारा केस है, द नेम ऑफ द केस इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। (1985) सुप्रीम कोर्ट, ओके। पहले आप लोग मुझे अपने इनपुट्स दो, आपको कुछ भी पता है इस केस के बारे में तो पहले आप लोग मुझे बताओ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगी, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इस केस को। बताओ, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया क्या हुआ था इस केस में? सो डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद हस्बैंड ने वाइफ को मेहर पे कर दी और बोला नाउ यू गो, ठीक है। फिर वाइफ ने कहा इतनी छोटी अमाउंट से मैं क्या कर पाऊंगी, ठीक है। फिर हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी उसने, दैट इज द इशू इन दिस केस। सो शी बेसिकली शी फाइल्ड अ केस फॉर आस्किंग फॉर मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ, राइट, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ। Muhammad Ahmed Khan and Shahbano Begum, they were married to each other, okay, and they had 5 children. और बच्चे भी बड़े बड़े थे और ये खुद दोनों older years में थे, ठीक है। Husband was a lawyer, he was having a good practice at that time. So wife ने husband से बोला कि मुझे maintenance दे दो। इनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे और वो वाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। सो वाइफ ने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी अपनी डेली एक्सपेंसेस के लिए, जो भी डेली का खर्चा होता है, दवाई, खाना पीना, कपड़े, डेली एक्सपेंसेस के लिए उसने मेंटेनेंस मांगी। तो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देता नहीं था। वाइफ ने थक हार के
सेक्शन 125 CRPC में हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, ठीक है। 125 CRPC में हस्बैंड ने कहा तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझ पे केस फाइल करेगी। हस्बैंड ने इसको ट्रिपल तलाक दे दिया, ठीक है। ट्रिपल तलाक देने के बाद क्योंकि अब तलाक हो गया तो हस्बैंड को मेहर देनी पड़ेगी। सो ही पेड मेहर टू दैट वुमेन। इनकी शादी हुई थी 20-25 साल बाद। मेहर थी समवेयर लाइक 50 रुपये। तो उसने मेहर की अमाउंट पे कर दी वाइफ को। उसने बोला मिल गया अब तुझे मेहर। दिस मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस और यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, ओके। So when wife filed a case of maintenance against the husband first pronounced talaq upon her, and upon talaq he paid a meher as was promised to her 25 years back, which was a very, very small amount. And he said, since I have paid meher to you, now I don't need to pay you anything at all because meher is equal to maintenance. Okay? This is the brief summary of the case. अब इस केस में हस्बैंड ने बेसिकली 3 बातें बोली। कोर्ट में ये केस है, हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का 125 CRPC। जब केस पेंडिंग था तभी हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दिया, उसकी मेहर पे कर दी और उस केस में उसने 3 बातें सामने रखी जो पूरे केस का सोल है, जिस पे पूरा 1986 एक्ट बेस्ड है और जिस पे आगे डैनियल लतीफ़ी की जजमेंट बेस्ड है। सारे आंसर्स आप लोग खुद ही दे दोगे। मैं आपको हस्बैंड की 3 कंटेंशंस बता दूँ। फैक्ट्स क्लियर हैं आप सबको? फैक्ट्स में तो कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। हस्बैंड की 3 कंटेंशंस थी। सबसे पहली हस्बैंड की कंटेंशन थी कि सेक्शन 125 CRPC मुस्लिम विमेन पे अप्लाई ही नहीं होता। जो सेक्शन 125 CRPC है, it is not applicable upon Muslim women at all. My wife was a Muslim woman and being a Muslim, she could not have invoked section 125 CRPC. पहली कंटेंशन, ठीक है। दूसरी कंटेंशन जो हस्बैंड की थी वो ये थी कि सेक्शन 125 CRPC कहता है डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी अप टू रीमैरिज, ओके। ये लिखा है 125 CRPC में कि अगर अब तो डिवोर्स हो गया क्योंकि शाबानों का, तो वो डिवोर्स वुमेन की कैटेगरी में आ गई। तो डिवोर्स्ड वुमेन को जो मेंटेनेंस मिलती है वो रीमैरिज तक मिलती है और अगर मैं दूसरी शादी ना करूं तो इसको हमेशा मिलती रहेगी मेंटेनेंस। जबकि हमारा जो पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि डिवोर्स्ड वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगी अप टू इद्दत, ओके। 125 CRPC कह रहा है डिवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस हस्बैंड पे करेगा जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाएगी। और हमारा जो पर्सनल लॉ है शरीयत वो ये कहता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे दे तो जब तक वाइफ इद्दत कर रही है, मतलब 3 महीने तक, तब तक हस्बैंड को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। और पर्सनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा लॉ अप्लाई होगा क्योंकि शरीयत एक्ट में इट इज़ क्लियरली रिटन दैट Muslims will be governed in all these matters by their own personal law, that is by शरीयत। सो पहली हस्बैंड की कंटेंशन की विमेन पे तो लगता ही नहीं, मुस्लिम विमेन पे तो 125 CRPC लगता ही नहीं। दूसरा 125 CRPC इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पर्सनल लॉ। 125 CRPC सेइंग कि रीमैरिज तक मेंटेनेंस दो डिवोर्स वुमेन को और हमारा लॉ कहता है जब तक वो इद्दत करिए बस तब तक दो। तो हम तो अपना शरीयत का कानून फॉलो करेंगे। और तीसरी कंटेंशन थी हस्बैंड की कि क्योंकि मैंने वाइफ को मेहर पे कर दिया है तो वो इक्वल टू मेंटेनेंस है। अब क्योंकि मैंने उसको मेहर की रकम दे दी है तो अब मुझे उसको कोई मेंटेनेंस नहीं देना। पेमेंट ऑफ मेहर इज टैंटमाउंट टू पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। ये 3 बातें हस्बैंड ने सामने रखी। पहले तो वाइफ पे लगेगा ही नहीं 125 CRPC। 125 CRPC मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा।
और क्योंकि मेहर दे दी गई है तो अब मेंटेनेंस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस इन अदर लॉस, राइट। ये हस्बैंड की 3 कंटेंशंस थी। पहले बताओ आपको कंटेंशंस क्लियर है? क्योंकि अगर आपको कंटेंशंस क्लियर होंगी तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको बिलीव ही नहीं होगा पूरा शाबानो पढ़ने के बाद कि इतना सिंपल ईजी केस है और कितना ग्राउंड ब्रेकिंग केस था उस टाइम पे। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ, आर यू ऑल गुड विद कंटेंशंस फर्स्टली? फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सो आप लोगों को क्लियर है तीनों कंटेंशंस? बिफोर वी मूव अहेड, क्या आप लोग मुझे हस्बैंड की 3 कंटेंशंस बता सकते हो? पहली कंटेंशन क्या है मुस्लिम हस्बैंड की? कि 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे अप्लाई नहीं होगा, इट डजंट अप्लाई अपॉन मुस्लिम वेमेन, ठीक है। दूसरी कि इद्दत तक देना है मेंटेनेंस, ये कौन बोलता है? शरीयत। शरीयत बोलता है कि डिवोर्स के बाद वाइफ को मेंटेनेंस है उसकी इद्दत तक देनी है, मतलब 3 महीने तक। और 125 कहाँ तक देने के लिए बोल रहा है? जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती। तो ये शरीयत और 125 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया और हम पे कौन सा अप्लाई होगा? शरीयत, ठीक है। और तीसरी कंटेंशन, क्योंकि मैंने मेहर पे कर दिया तो मुझे मेंटेनेंस देने की कोई नीड नहीं है, पेमेंट ऑफ मेहर इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। ये 3 कंटेंशन हैं, एवरीबडी इज गुड। अब इनको हम एक एक करके आंसर करेंगे, आप लोग मुझे आंसर बताओगे एंड जब आप इसके आंसर बता दोगे तो हमारा एक लेग टॉपिक का ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे बताओ, सबसे पहली प्ली पे वर्क करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस केस में जो जजेस के सामने अराइज हुआ वो ये हुआ, वेदर सेक्शन 125 CRPC applies to Muslim women or not। सो आप सुप्रीम कोर्ट में जज हो और आपके सामने पहला क्वेश्चन है केस में, क्या 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे लगेगा या नहीं लगेगा? इट विल अप्लाई अपॉन मुस्लिम वेमेन? ओके, सो यू आर सेइंग यस मैम, इट विल अप्लाई अपॉन मुस्लिम वेमेन, ये बोल रहे हो ना आप? अच्छा, तो आप यस नो नहीं बोल सकते। एज अ जज यू विल हैव टू सपोर्ट इट विद अ लॉट ऑफ रीजंस। सो अगर आप कह रहे हो 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे लगेगा तो क्यों लगेगा, बताओ? हाँ, इट्स अ सेक्युलर प्रोविजन। सो 125 CRPC इट्स अ सेक्युलर प्रोविजन। सेक्युलर मतलब सेक्युलर मीन्स ये इंडिया के सारे लोगों पे लगेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अच्छा, एक सेक्शन होता है सेक्शन 25 HM में, हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट, क्या वो सेक्युलर प्रोविजन है? वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हिंदूज। इसी तरह से क्रिश्चियन लॉ में अगर कोई मैटर है तो राइट है तो वो क्रिश्चियंस के लिए है, पारसी लॉ में पारसीज के लिए है। बट 125 CRPC अगर आपको भी दिखाऊंगी, वहां पे वर्ड यूज्ड है वाइफ। वाइफ से पहले हिंदू वाइफ, मुस्लिम वाइफ, क्रिश्चियन वाइफ कुछ नहीं लिखा है, तो आप उसको कैसी इंटरप्रिटेशन दोगे? वाइडेस्ट पॉसिबल। वैसे भी एक सेक्युलर प्रोविजन है, ये इंडिया के सब लोगों पे अप्लाई होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म की वाइफ हो, जो वर्ड वाइफ है वो क्वालिफाइड नहीं है बाय एनी रिलीजन। उसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये हिंदू वाइफ के लिए या मुस्लिम वाइफ किसके लिए अप्लाई होगा। सो ये एक सेक्युलर प्रोविजन है जो सब लोगों पे अप्लाई होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और ऊपर से जब हम 125 CRPC देखेंगे तो उसमें सिंपल वर्ड वाइफ यूज्ड है, वाइफ से पहले कोई रिलीजन मेंशन नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई होगा। दिस इज वन रीजन, गिव मी सम अदर रीजन। मैम, students, can you give me 1 second? Just give me 1 second.
स्टूडेंट्स मेरे एंड पे ना क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। एक्चुअली मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन है, मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा है जो हो रहा है यहाँ पे। सो आपके एंड पे कोई दिक्कत होगी क्योंकि मेरे एंड पे है नहीं, फिर भी मैंने चेक करने के लिए बोल दिया है। सो एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो बिकॉज एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल है। आपके एंड पे, मेरे एंड पे लैग होगा तो आपके पे होगा, तो यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले तो इसलिए अप्लाई होगा मुस्लिम वेमेन पे क्योंकि ये सेक्युलर प्रोविजन है जो सारे धर्मों के लिए अवेलेबल है और ऐसा कुछ नहीं है कि वाइफ से पहले किसी धर्म का नाम मेंशन हो। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। और सोचो थोड़ा सा, इसको दो चीज़ों से और जोड़ो। एक तो इस सेक्शन 125 सीआरपीसी के पीछे की पॉलिसी क्या है ये देखो, और दूसरा इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी दो। यू आर अ सुप्रीम कोर्ट जज, you have to look at the purpose for which law was enacted and you also have to test its constitutional validity. So please try. 125 सीआरपीसी लाने का पूरा पर्पस था विमेन को फाइनेंशियल हेल्प देना, राइट? देखो सदियों से विमेन की एक्सप्लॉयटेशन हुई है और आप हमेशा पढ़ोगे तो बहुत रीजंस है फीमेल के एक्सप्लॉयटेशन के, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज इकोनॉमिक रीजंस। लड़कियां हमेशा मेन पे डिपेंडेंट रही हैं। ये तो अब थोड़ा बहुत वर्किंग वेमेन का कॉन्सेप्ट हो गया है। हम सबकी मोस्टली हम सबकी मम्मियाँ हाउसवाइफ हैं और दादी तो हम सबकी हाउसवाइफ रही होंगी, तो हमेशा से विमेन मेन पे डिपेंडेंट रही हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, और वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बना है क्योंकि वो घर कैसे चलाएंगे अगर उनके पास मेन का सपोर्ट नहीं होगा। तो सो 125 सीआरपीसी लाया गया था आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंडर। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा है कि स्टेट की ड्यूटी है ऐसे प्रोविजंस बनाना जिससे बच्चों का और विमेन का कल्याण हो। तो आप आगे जाके पढ़ोगे अब विमेन को हिंदूज़ में इक्वल राइट मिलता है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है। जहाँ पे भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ आया है, जो भी लॉ आओ विमेन से रिलेटेड, आप हमेशा उसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 मेंशन कर सकते हो, ऑलवेज। तो 15 क्लॉज 3 में लाने का पर्पस था विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, विमेन की डेस्टिट्यूशन होने से बचाना। अगर विमेन के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो उनको तो भुखमरी की स्टेज आ सकती है, उनको सड़क पे आने की स्टेज आ सकती है, उनकी और फर्दर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है ना। सो जब ये पॉलिसी है 125 सीआरपीसी के पीछे की, विमेन को हेल्प करना, उनकी एक्सप्लॉयटेशन रोकना, उनको एम्पावर करना, तो ये मुस्लिम विमेन पे नहीं अप्लाई होनी चाहिए। अगर आपने ये मुस्लिम विमेन पे नहीं अप्लाई करी तो लिटरली आप आर्टिकल 14 की वायलेशन कर दोगे। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। इंडिया में सारी विमेन के पास अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार होगा 125 सीआरपीसी में। हिंदू के पास होगा, क्रिश्चियन के पास होगा, पारसी के पास होगा, सबके पास होगा, बट एक मुस्लिम विमेन के पास नहीं होगा। तो ये तो वैसे भी सेक्शन स्टे नहीं कर पाए, प्रोविजन स्टे नहीं कर पाएगा। ये प्रोविजन तो डायरेक्टली आर्टिकल 14 को बाईपास कर देगा, तो वैसे भी 125 सीआरपीसी चला जाएगा अगर ऐसी इंटरप्रिटेशन दे दी तो आपने। सो नॉट अप्लाइंग इट टू मुस्लिम वेमेन will make section 125 anti-constitution, unconstitutional because it will violate the basic norms of equality. और इसकी जो पॉलिसी इतनी अच्छी है, क्या आप उस पॉलिसी को मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं करोगे? या क्या मुस्लिम वुमेन ने वो लेवल अचीव कर लिया है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है? ऑफ कोर्स दे नीड इट। और आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी तो रखना पड़ेगा। नॉट अप्लाइंग इट अपॉन मुस्लिम वुमेन and applying it upon women of other religion would be in direct violation of Article 14, making 125 CRPC unconstitutional. तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बोला, YV चंद्रचूड़ की जजमेंट है ये, CJI जो अभी है उनके फादर की, लिखेंगे क्योंकि केस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओह सॉरी केस बहुत इंपॉर्टेंट है तो जज का नाम हमें पता होना चाहिए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला हस्बैंड की पहली कंटेंशन पे कि तुम कह रहे हो कि मुस्लिम वुमेन पे ये अप्लाई नहीं होगा 125 सीआरपीसी, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। पहली बात तो ये एक सेक्युलर प्रोविजन है, ये तो इंडिया की सारी वुमेन पे अप्लाई होगा।
यहाँ लिखा हुआ है एनी वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। वाइफ में हमने हिंदू वाइफ, मुस्लिम वाइफ ये सब थोड़ी लिखा है। वाइफ मीन्स मैरिड अंडर एनी रिलीजन। दूसरी बात, अगर हम इसको सिर्फ मुस्लिम वेमेन पे एक्सक्लूड कर देंगे, सारे धर्मों की लेडीज़ पे लगाएंगे, मुस्लिम वेमेन को बोलेंगे नहीं तुम नहीं आ सकती, तो ये तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बेसिक गारंटी है इक्वालिटी की। और तीसरा, इसका पर्पस एंड पॉलिसी तो देखो, इसका पॉलिसी है वेमेन की वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन होने से रोकना। तो फिर अगर हमने ये मुस्लिम वेमेन पे अप्लाई नहीं किया तो उसको उस पॉलिसी से वंचित किया जा रहा है। सो डजंट मेक एनी सेंस। तो हस्बैंड की ये वाली पूरी कंटेंशन रिजेक्ट कर दी गई। इन टोटो दिस कंटेंशन वाज रिजेक्टेड, इट वाज हेल्ड, देयर वाज नो वेट टू इट। सो आप लोग स्टूडेंट्स बताओ, क्या 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे अप्लाई होता है? यस, 3 रीजंस हैं, तीनों बताओ क्यों अप्लाई होता है। सबसे पहले वो एक सेक्युलर प्रोविजन है विच इज़ एप्लीकेबल। सही चल रही है, आपको नीचे जाना चलेगा। इट्स अ सेक्युलर प्रोविजन। आगे, सेक्युलर प्रोविजन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। सेक्युलर है मतलब सारे धर्मों की लेडीज पे अप्लाई होगा। इसमें जो वो वर्ड वाइफ है वो किसी भी धर्म से क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीजन, इसकी पॉलिसी है विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्प देना। अगर हमने मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं किया तो वो इस पॉलिसी से दूर रह जाएंगी। तीसरा, हाँ क्या, हाँ अगर हमने मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं किया तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। सारे धर्मों की लेडीज़ के लिए एक राइट, मुस्लिम वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 मेकिंग द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। सो इन 3 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑफकोर्स 125 CRPC मुस्लिम वुमेन पे लगेगा। कोई भी मुस्लिम वाइफ केस फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड पे 125 CRPC में रिलीफ लेने के लिए। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ, आर यू ऑल गुड टिल हियर? फिर मैं आती हूँ इसकी सेकंड कंटेंशन पे। मैम नाउ इट्स फाइन, हाँ तो वो तो पहले भी फाइन चल रहा था, मे बी आपने रिफ्रेश कर लिया ना, इसलिए अब आपका ठीक चल रहा है। राइट, यस मैम, एवरीबडी इज गुड टिल हियर, वेरी गुड। अब आते हैं अपनी सेकंड कंटेंशन पे। सेकंड कंटेंशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल थी। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात से थी क्योंकि इनकी लाइबिलिटी कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो रही थी। सेकंड कंटेंशन ये थी कि शरीयत कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि हमें मेंटेनेंस देनी है अप टू इद्दत। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, ये हस्बैंड वाइफ है मुस्लिम, हस्बैंड ने आज सपोज वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया, सपोज ट्रिपल तलाक वैलिड है और हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे दिया, तो आज क्या डेट है, 26 जून है ना, तो आज वाइफ को इद्दत करनी पड़ेगी शुरू, कितने टाइम की, 3 मंथ्स की। सो 26 सितंबर तक वाइफ को हस्बैंड के डिवोर्स की वजह से इद्दत करनी पड़ेगी। तो मुस्लिम हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान की प्ली थी कि शरीयत कहता है जब तक मेरी वाइफ इद्दत कर रही है तो मैं उसको मेंटेनेंस पे करूँगा, मतलब मैं 26 सितंबर तक इसको मेंटेनेंस पे करूँगा, ठीक है। बट 125 CRPC ये कहता है कि मुझे इसको रीमैरिज तक मेंटेनेंस पे करनी है। कहने का मतलब, अगर हस्बैंड ने वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया आज 26 जून को, तो आज से जब तक ये दूसरी शादी नहीं करती तब तक मैं इसको मेंटेनेंस पे करूँगा। और अगर इसने कभी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं करी तो मैं इसको सारी ज़िंदगी मेंटेनेंस पे करूँगा। सपोज इसने 2027 में दूसरी शादी करी, डब्ल्यू ने एक H1 से शादी कर ली, तो 2027 तक ये 4 साल तक मेंटेनेंस पे करता रहेगा। कभी दूसरी शादी नहीं करी, कभी मेंटेनेंस नहीं पे करेगा। इसने खुद ने किसी और से शादी कर ली, फिर भी अपनी एक्स वाइफ को मेंटेनेंस देते रहना पड़ेगा। तो ही सेड कि शरीयत में तो दे रखा है कि हमें सिर्फ इद्दत तक मेंटेनेंस पे करनी है,
मतलब 3 महीने में मामला ख़त्म। पर 125 CRPC कह रहा है जब तक डिवोर्स्ड वाइफ दूसरी शादी नहीं करती तो मेरे को तब तक मेंटेनेंस देनी है, विच कैन बी फॉर लाइफ ऑल्सो इफ इन केस शी डजंट गेट मैरिड एवर अगेन। सो मोहम्मद अहमद खान ने कहा हमारा शरीयत और स्टैट्यूटरी लॉ दो अलग अलग बातें कर रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज हमारा लॉ कुछ और कहता है और स्टैट्यूट कुछ और कह रहा है। तो हम तो अपने शरीयत को प्रेफरेंस देंगे, हम पे शरीयत लॉ अप्लाई होगा ना कि स्टैट्यूटरी लॉ। दिस वॉज द कंटेंशन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज उनकी लाइबिलिटी 3 महीने में जहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी तरफ वो अनलिमिटेड भी हो सकती है, राइट। कंटेंशन क्लियर है आपकी, आपको सबको कंटेंशन क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि इस पे क्या डिसीजन आया होगा। अगेन अगर आप इसको इशू बनाओ तो सेकेंड इशू हो गया whether maintenance under 125 CRPC is available to Muslim women only up to iddat or up to remarriage। कंटेंशन क्लियर है? तो आप लोग मुझे फैसला बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया होगा कि एक मुस्लिम वाइफ को कब तक मेंटेनेंस मिलेगी, इद्दत तक या रीमैरिज तक? रीमैरिज तक देनी है। पर्सनल लॉ कह रहा है इद्दत तक दो, लेकिन आप कह रहे हो मैम 125 CRPC लगाते हैं और रीमैरिज तक देते हैं। तो आप कह रहे हो कि मुस्लिम वाइफ को भी, डिवोर्स मुस्लिम वाइफ को मेंटेनेंस वुड बी अवेलेबल टिल हर रीमैरिज। रीजंस, लेजिस्लेचर ने एक प्रॉपर लॉ बनाया है, बट शरीयत एक्ट में तो लिखा हुआ है कि मुस्लिम लोग शरीयत से गवर्न होंगे। मैम, to prevent destitution of wife and to create fear in mind of Muslim men, ma'am, in case of conflict, CRPC will prevail over Muslim personal law as it is a beneficial legislation and she will get up to remarriage to prevent vagrancy and destitution। ठीक है। So आप लोग कह रहे हो ये सब इस बात पे सेटल्ड है कि रीमैरिज तक देना है, सबको ये बात क्लियर है? थोड़ा और सॉलिड रीजन सोचो। पहले तो इसको आर्टिकल 14 से रिलेट कर लो। आर्टिकल 14 से रिलेट करो और आंसर बनाओ। आर्टिकल 14 की वायलेशन हो जाएगी अगर आपने रीमैरिज तक नहीं दिया। कैसे? बाकी सारे धर्मों में डिवोर्स के बाद लेडीज को कब तक मिलेगा? रीमैरिज तक। सिर्फ मुस्लिम वाइफ को अगर आपने दे दिया इद्दत तक 3 महीने तक, तो ये तो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया, सीधा सीधा आपने उनके राइट्स वायलेट कर दिए। समझो, अगर एक हिंदू वाइफ है, एक क्रिश्चियन वाइफ है या एक पारसी वाइफ है और उनका तलाक हो गया, तो उनके हस्बैंड्स उन्हें मेंटेनेंस कब तक पे करेंगे? जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती। कभी नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी पे करेंगे। पर अगर एक मुस्लिम वाइफ को आप बोलो कि तुम्हें सिर्फ इद्दत तक मिलेगी, मतलब सिर्फ 3 महीने, तो ये तो आर्टिकल 14 की वायलेशन हो गई, वेरी ग्रेव फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी हो गई। सारी लेडीज़ को एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम तक और सिर्फ मुस्लिम वुमेन को 3 महीने तक। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ये प्रोपोजिशन। देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस classification on any grounds. This is totally against the policy of article section 125। ये तो women के rights के against हो जाएगा। तो एक तो हो गया इद्दत तक देने में आर्टिकल 14 की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि सारी लेडीज़ को अगर रीमैरिज तक मिल रहा है तो मुस्लिम women को भी रीमैरिज तक मिलना चाहिए। एक तो आर्टिकल 14 का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि ये तो हमारे शरीयत के अगेंस्ट है, हमारा शरीयत और आपका स्टैट्यूटरी लॉ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हम तो अपनी शरीयत को मानेंगे। तो आप मुझे बताओ इसको कैसे रिजॉल्व करना है? कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं वो, तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है? सोचो थोड़ा सा। कौन सा प्रोविजन वाइडर है, स्टैट्यूटरी लॉ या पर्सनल लॉ? स्टैट्यूटरी लॉ। अगर नैरो और ब्रॉड प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा
तो कॉमन सेंस से हमें किसको देना चाहिए प्रेफरेंस? ब्रॉडर प्रोविजन को। एक प्रोविजन कह रहा है सिर्फ 3 महीने, एक प्रोविजन कह रहा है अप टू रीमैरिज। ब्रॉडर प्रोविजन अप टू रीमैरिज वाला है, सो वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द ब्रॉडर प्रोविजन। उसके अलावा आप एक और पर्सपेक्टिव समझो, बड़ा मजा आएगा आपको। पर्सनल लॉ कह रहा है अप टू इद्दत और स्टैट्यूटरी लॉ कह रहा है अप टू रीमैरिज। ठीक है, अप टू इद्दत ऑब्वियसली नैरो प्रोविजन है और अप टू रीमैरिज ब्रॉडर प्रोविजन है, वो तो ठीक है, वो तो समझ गए हम। एक और पर्सपेक्टिव समझो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका लॉ कह रहा है इद्दत तक देना है, इट इज नॉट इक्वल टू नॉट आफ्टर इद्दत। प्लीज मेरी बात से ध्यान से सुनना। शरीयत कह रहा है इद्दत तक तो देना ही है, पर वो ये नहीं कह रहा कि इद्दत के बाद नहीं देना। शरीयत ये कह रहा है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि उसको इद्दत तक तो मेंटेन करो, पर वो ये नहीं कह रहा कि इद्दत के बाद मत मेंटेन करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? इद्दत तक तो मेंटेन करना तुम्हारी ड्यूटी है, पर वो ये कहीं से नहीं कह रहा कि इद्दत के बाद तुम अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो। ये है इनेबलिंग प्रोविजन। 125 सीआरपीसी एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ये इनेबल कर रहा है डिवोर्स्ड वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। और शरीयत नॉन प्रोहिबिटरी प्रोविजन है। शरीयत कहीं से मना नहीं कर रहा कि इद्दत के बाद नहीं देना, रादर वो ये कह रहा है इद्दत में तो तुम्हारी ड्यूटी है, पर ये कहीं नहीं दे रखा शरीयत में कि इद्दत के बाद कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता। सो अगर आप देखो तो दोनों साथ में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। एक इनेबल कर रहा है, 125 सीआरपीसी कह रहा है 2 डिवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, और शरीयत आज सच कुछ मना नहीं कर रहा। शरीयत ये थोड़ी कह रहा है कि देना ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वेबल है। आर यू गेटिंग इट? कितनी बढ़िया बात है ये इंटरप्रिटेशन आपका बेसिस बनेगा इसका नेक्स्ट लेग पढ़ने में, जो 1986 का एक्ट होगा, जो मैं भी पढ़ाऊंगी आपको। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम वेमेन को भी रीमैरिज तक मेंटेनेंस मिलेगी। पहली बात तो अगर हमने उनको रीमैरिज तक मेंटेनेंस नहीं दी तो सारे धर्मों की वाइफ को रीमैरिज तक मिलेगी और मुस्लिम वुमेन को सिर्फ इद्दत तक मिलेगी। ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगी आर्टिकल 14 में, और ये 125 सीआरपीसी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो, तो एक नैरो और एक ब्रॉड प्रोविजन है, तो वैसे भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ब्रॉडर प्रोविजन लगता है। दूसरी बात, आपकी भी बात अगर हम माने तो आपका शरीयत लॉ नॉन प्रोहिबिटरी। नमन, आप इतनी लेट क्यों आए हो? पर आप रोज लेट आते हो ना, आज ही लास्ट टाइम है, ठीक है? अब बिल्कुल टाइम से आना, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास उससे पहले आना। हाँ, मैं क्या बोल रही थी? शरीयत कह रहा है कि किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को तलाक के बाद 3 महीने तो मेंटेनेंस देनी ही है, पर वो ये कहीं से नहीं कह रहा कि उसके बाद नहीं देनी। ये इंटरप्रिटेशन निकाल लो। सो इट्स अ नॉन प्रोहिबिटरी प्रोविजन, और 125 सीआरपीसी कह रहा है देनी है उनको रीमैरिज तक, तो दोनों में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा नॉन प्रोहिबिटरी और इनेबलिंग में, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? इनेबलिंग को। फैन यू विल हैव टू स्विच ऑफ। ओके, क्लियर टू एवरीबडी? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बहुत ठंडा हो रहा है ना अभी क्लासरूम, इट इज़ मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो ठीक है, सो ये बात भी क्लियर हो गई आपको? सो मुझे पहले बताओ, एक मुस्लिम वेमेन को मेंटेनेंस कब तक मिलेगी? अप टू हर रीमैरिज, जिसमें जैसे सारी वेमेन को मिलेगी वैसे मिलेगी, ठीक है? पर उनका तो कानून कहता है कि सिर्फ इद्दत तक देनी है। फिर
वो ये नहीं कहता शरीयत कि उसके बाद नहीं देनी है, ये इंटरप्रिटेशन हमने निकाल ली। सो दो क्या 125 CRPC और शरीयत किस तरह का हो गया? शरीयत नैरो, 125 ब्रॉडर, शरीयत नॉन प्रोहिबिटरी, 125 इनेबलिंग। लेट्स गिव प्रेफरेंस टू 125। ओके, और अगर हमने मुस्लिम वुमेन को रीमैरिज तक नहीं दिया मेंटेनेंस तो क्या होगा? वायलेशन हो जाएगी आर्टिकल 14 की, क्योंकि सारे धर्म की लेडीज को एक टाइम तक मिल रहा है और सिर्फ मुस्लिम वुमेन को 3 महीने तक मिल रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो हस्बैंड की सेकंड कंटेंशन ऑल्सो फेल्ड। यहां तक सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट या कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार पहले आप भी बताओ, आर यू ऑल गुड टिल हियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, एक बार बिफोर वी मूव अहेड, एक बार आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक रिवाइज करते हैं। आप मुझे बताओगे सबसे पहले हस्बैंड की प्ली क्या थी? सबसे पहली प्ली थी कि मेरी वाइफ ने 125 CRPC में केस फाइल करा है, वो तो मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं अप्लाई होता? क्या बोला उसने क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि हम अपने शरीयत से गवर्न होते हैं। कोर्ट ने क्या बोला? अप्लाई होता है। क्यों होता है? सेक्युलर प्रोविजन है। ठीक है, और पॉलिसी को हमें मुस्लिम वुमेन पे इक्वली अप्लाई करना है, और अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे तो आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हस्बैंड ने सेकंड कंटेंशन क्या दी? शरीयत कहता है कि हम 3 मंथ्स तक देंगे, इद्दत तक देंगे, और 125 क्या कह रहा है? रीमैरिज तक। तो दोनों के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया इसका? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप दूसरे नज़रिए से देखो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। शरीयत कहते हैं 3 महीने तक तो देना ही है, पर ये नहीं कहता कि उसके बाद नहीं देना। 125 CRPC कह रहा है रीमैरिज तक देना है, तो दोनों साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इन एनी केस अगर हमने मुस्लिम वुमेन को रीमैरिज तक नहीं दिया तो फिर अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगी और वुमेन की कंपैरिजन में, और आर्टिकल 125 अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है। हस्बैंड की थर्ड कंटेंशन थी कि मैंने वाइफ को मेहर दे तो दी, एंड मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस। कहने का मतलब ये एक मुस्लिम हस्बैंड है, निकाह हुआ है आज, और इसने बोला अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये मेहर की रकम दूंगा कल को अगर हमारा तलाक हो गया तो। ठीक है, और जुलाई में इसने सपोज वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक वैलिड है, और सपोज इसने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया। ट्रिपल तलाक देने पे इसने वाइफ को 50,000 रुपये दे दिए मेहर। वाइफ ने कहा 50,000 रुपये तो ठीक है, लेकिन मुझे मेंटेनेंस भी तो चाहिए। ये 50,000 तो एक लमसम है, मैं अपने फ्यूचर के लिए उठा के रख रही हूँ, बट जो मेरा डेली खर्चा है तुमने मुझे तलाक दे दिया, मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही रोड पे आ जाऊँगी। सो हस्बैंड ने वाइफ को 50,000 रुपये मेहर दी है, बट जब वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी तो उसने कहा कौन सी मेंटेनेंस? ये मेहर पे तो कर दी, मेहर पे करने के बाद मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ख़त्म हो गई है, मैं कोई मेंटेनेंस नहीं दूंगा। इशू समझ गए आप? सो मुस्लिम हस्बैंड की प्ली थी कि अगर हमने तलाक पे मेहर दे दी अपनी वाइफ को तो अब आगे हमें कोई मेंटेनेंस नहीं पे करनी। मेहर एंड मेंटेनेंस दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या मेहर और मेंटेनेंस एक समान है, और अगर एक समान है तो क्या सिमिलैरिटीज़, और अगर अलग है तो क्या है? मुझे बताओ, डू यू एक्सेप्ट दैट मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस, और आर द टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स? सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। सो आप लोग कह रहे हो मैम मेहर अलग है, मेंटेनेंस अलग है। नाउ प्लीज टेल मी सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू।
यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिक होती है। मेहर एक लमसम अमाउंट है जो वाइफ को दी जा रही है उसके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बट एक रोज़ का खर्चा भी तो होता है एक इंसान का। देखो अगर उसको सपोज 50,000 मिले, उसने वो उठा के रख लिए, या उसने कोई एक कहीं पे किश्त दे दिया, उसने एक छोटी सी बाइक खरीद ली, पर रोज़ का खर्चा भी तो है। बीमार है तो दवाइयाँ, रोज़ का खाना, कहीं पे किराए पे जाके घर लेना, वो भी तो रोज़ का खर्चा है। सो मेहर एक लमसम अमाउंट होती है जो फ्यूचर के लिए होती है, और मेंटेनेंस एक पीरियोडिक अमाउंट होती है जो रोज़ के लिए होती है। ठीक है, और बताओ मैम। मेहर इज़ वन टाइम पेमेंट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑन निकाह एंड इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इज मेंटेनेंस विच इज़ नेसेसरी फॉर टू लिव डे टू डे लाइफ। बिल्कुल सही बात है, डे टू डे लाइफ के लिए मेंटेनेंस है और लमसम अमाउंट मेहर है। मैम मेहर इज़ अ लमसम अमाउंट, मेहर इज़ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ निकाह बट नॉट मेंटेनेंस। वेरी गुड। देखो मेहर किस टाइम पे दी जाती है, मतलब मेहर की ओरिजिन कब होता है? एट द टाइम ऑफ निकाह। और मेंटेनेंस कब आती है पिक्चर में? यूजुअली अपॉन रप्चर ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप दोनों का ओरिजिन भी देखो तो मेहर ओरिजिनेट्स एट द टाइम ऑफ निकाह, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। तो शादी के दिन प्रॉमिस किया जाता है मैं तुम्हें मेहर दूंगा, और ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। जो मेंटेनेंस है वो जनरली डिवोर्स पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो दोनों का ओरिजिन पोल्स अपार्ट है। एक निकाह वाले दिन ओरिजिनेट हो रहा है और एक कॉन्सेप्ट तलाक पे ओरिजिनेट हो रहा है, प्लस दोनों का नेचर है, फॉर्म भी अलग अलग है। एक लमसम अमाउंट है, दूसरी पीरियोडिक अमाउंट है। ठीक है, और बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो मेंटेनेंस इवन डज नॉट इंक्लूड लिटिगेशन कॉस्ट, वो सिर्फ हिंदू लॉ के लिए है। और बताओ दोनों का पर्पस भी अलग अलग है, मेहर और मेंटेनेंस का पर्पस अलग अलग है। मेहर जनरली, मेहर का कॉन्सेप्ट इसलिए है जिसलिए मुस्लिम हस्बैंड डर के रहे। मुस्लिम हस्बैंड 4 शादियाँ कर सकता है, मुस्लिम हस्बैंड किसी भी वुमेन वाइफ को तलाक दे सकता है कितनी भी छोटी बात पे। आगे जाके आप पढ़ोगे तलाक की पावर अनब्रिडल्ड है मुस्लिम हस्बैंड की, बेलगाम। ओके, सो कहीं ना कहीं मेहर एक डर की तरह काम करता है। मेहर वर्क्स एज अ डेटरेंट। हस्बैंड डर के रहता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो इसको मेहर की रकम देनी पड़ेगी। सो मेहर का पर्पस, रियल पर्पस, विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से ज़्यादा हस्बैंड को डेटरेंस की तरह है। ये इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। और मेंटेनेंस का प्योरली पर्पस फाइनेंशियल असिस्टेंस है। मेंटेनेंस का पर्पस है विमेन को कुछ तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर टर्म्स में लिखा, बोला कि मेहर और मेंटेनेंस दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ओरिजिन, पर्पस, फॉर्म, तीनों पॉइंट्स में। मेहर ओरिजिनेट होता है शादी के टाइम पे, मेंटेनेंस आता है पिक्चर में रप्चर ऑफ मैरिज पे। मेंटेनेंस का पर्पस है विमेन को मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देना और स्पेशली हस्बैंड को रोकना अपनी पावर ऑफ तलाक यूज़ करने से। और मेंटेनेंस का बेसिक पर्पस है विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। इसी तरह मेहर यूजुअली एक लमसम अमाउंट होती है और मेंटेनेंस एक पीरियोडिक सम होता है। सो इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को कहा कि तुम्हारी जो थर्ड कंटेंशन थी वो भी रिजेक्ट की जा रही है। जस्ट बिकॉज तुमने अपनी वाइफ को मेहर पे कर दिया डज नॉट मीन कि तुमने मेंटेनेंस पे कर दिया है। मेहर एंड मेंटेनेंस आर टू सेपरेट ड्यूटीज ऑफ अ मुस्लिम हस्बैंड to be fulfilled at 2 different times. Payment of meher does not tantamount to payment of maintenance. So Muslim husband की तीनों बातें रिजेक्ट हो गई। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बोली। (125) CRPC is applicable upon Muslim women. Since it is applicable, Muslim women will get
maintenance up to remarriage, and payment of meher is not equal to payment of maintenance. Rather, they are two separate duties of a Muslim husband to be fulfilled at two distinct points of time. Are you able to understand? सबको समझ आ रहा है? अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ये था. इससे क्या शॉक वेव्स गई मुस्लिम कम्युनिटी में, क्या हुआ, मैं आपको सेकेंड लेग में बताऊंगी. बट पहले आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेहर एंड मेंटेनेंस. कौन से 3 पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश किया है? पर्पस, ओरिजिन एंड नेचर. मेहर कब ओरिजिनेट होता है? निकाह पे. और मेंटेनेंस यूजुअली रप्चर पे. मेहर का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्टिव पर्पस है, टू सेव मैरिज, टू प्रिवेंट हस्बैंड फ्रॉम डिवोर्सिंग द वाइफ एट हिज whims एंड फैंसीज. और मेंटेनेंस का फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना. मेहर का नेचर क्या है? लमसम. और मेंटेनेंस का पीरियोडिक सम. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्टीमेटली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेरे को 3 पॉइंट्स में बताना हो तो वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? 125 CRPC मुस्लिम वुमेन पे लगता है. दूसरा, मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलती है रीमैरिज तक. और तीसरा, मेहर इज नॉट इक्वल टू मेंटेनेंस. दे आर 2 सेपरेट थिंग्स. अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर है तो आप इसके सेकेंड लेग में आप आओगे, विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में. बट पहले बताओ, आई यू ऑल गुड टिल हियर? पक्का? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप लोग भी बताओ, आई यू ऑल गुड टिल हियर? एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. अपने हस्बैंड से, तो वो कौन से प्रोविजन में जाएगी? क्या? अगर मुस्लिम वुमेन को लिटिगेशन कॉस्ट चाहिए, अभी पढ़ाती हूँ, ठीक है? उसके लिए एक लॉ है 1986 जो सेकेंड लेग है. यस मैम. अब इस डिसीजन के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि बहुत ज़्यादा उनके साथ, स्पेशली मेन को, कि उनके साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, उनके शरीयत के कानून के अगेंस्ट है. देखो आपको पता है ना, जहाँ कोई सही चीज़ होगी वहाँ कुछ गलत लोगों को लगेगा बहुत गलत हो गया हमारे साथ. ये तो दुनिया का दस्तूर है. ये मुस्लिम्स क्या है, सबके लिए है. किसी का इतना सा भी राइट छिनेगा तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा ना. सो मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ एक सेक्शन ने इस डिसीजन पे बहुत ऑब्जेक्शन उठाई कि शाह बानो शरीयत का खिलवाड़ है और सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है माइनॉरिटीज़ को दबाने की, और ये बहुत गलत हुआ है. आप अभी तक बताओ कुछ भी गलत हुआ है इसमें, है ना? अभी तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग लुक्स ओके. सो मुस्लिम कम्युनिटी का बेसिक पेन था कि ये शरीयत के अगेंस्ट है, जो ये डिसीजन आया है ये शरीयत के साथ खिलवाड़ है. ठीक है? आप मुझे बताओ उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से पॉइंट से होगी? द मोस्ट पेनफुल पॉइंट फॉर देम वाज सेकेंड पॉइंट, क्योंकि लाइबिलिटी कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गई. वो तो कह रहे थे हम इद्दत तक देंगे, 3 महीने में ड्यूटी ख़त्म, और यहाँ तो रीमैरिज तक हो गई. 125 CRPC वुमेन पे लगे, इस पे इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी. पर ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक प्रोविज़न हो गया कि रीमैरिज तक देनी है. और मेहर इज़ नॉट इक्वल टू मेंटेनेंस उनको सबसे कम प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको पता भी था ये बात कि मेहर तो अलग होता है और मेंटेनेंस अलग होता है. तो उनको सबसे कम प्रॉब्लम मेहर इज़ इक्वल टू मेंटेनेंस से थी. थोड़ी सी प्रॉब्लम 125 CRPC वुमेन पे क्यों लग रहा है ये थी, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो 125 CRPC के तहत अब एक मुस्लिम हस्बैंड को अपनी डिवोर्स वाइफ को रीमैरिज तक मेंटेनेंस देनी पड़ेगी. राइट? ये बात समझ गए आप, उनकी जो प्रॉब्लम थी. अब गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट तो इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट एनी डिस्प्यूट टू वोट्स. सो उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी
और राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी को विन बैक करने के लिए इस शाह बानो जजमेंट को बाईपास कर दिया एक लॉ के थ्रू। एक लॉ आया, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये लॉ कंप्लीटली शाह बानो को बाईपास करने के लिए आया था। 1985 में शाह बानो जजमेंट आई थी, 1986 में लॉ आया था। वैसे तो इस लॉ ने क्लेम किया था कि हमारा पर्पस है शाह बानो में जो गाइडलाइंस आई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, बट आप अभी पढ़ोगे इट वॉज कम्प्लीटली अ शैम एंड इट वॉज जस्ट इनएक्टेड टू गेट मुस्लिम वोट्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपने तो आज तक ये लॉ पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं होगा। इस लॉ में जस्ट मेक अ गेस, जो ये वाला पॉइंट था मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस, इज नॉट इक्वल टू मेंटेनेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इस लॉ में क्या लिखा होगा? हाँ, इस बात पे उन्होंने अग्री करा होगा शाह बानो की। उन्होंने कहा हाँ ओके, उन्होंने अपने लॉ में इससे सबसे कम प्रॉब्लम थी मुस्लिम्स को, तो इस लॉ में सबसे पहले लिखा था कि हाँ मेहर एक चीज़ होती है और मेंटेनेंस दूसरी चीज़ होती है। सो मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को मेहर भी पे करेगा और मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस भी पे करेगा। इनके लिए दो अलग अलग सेक्शंस भी बना दिए गए। सो इस पॉइंट पे इट वाज कंप्लीटली इन सिंक विद शाह बानो जजमेंट। ठीक है, सो 1986 एक्ट में लिखा था कि मुस्लिम हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेहर भी देना है डिवोर्स होने पे, और उसमें लिखा था मुस्लिम हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस भी देनी है डिवोर्स देने पे। तो दो अलग अलग ड्यूटीज़ हैं ये, और वो दो अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए। अभी आपको पढ़वाऊंगी, अभी के लिए बस सुन लो। इसके लिए सेक्शन 31A बना दिया, इसके लिए सेक्शन 31C बना दिया। सो दो अलग अलग सेक्शंस बना दिए। तो इस पॉइंट पे इन्होंने पूरी तरह से शाह बानो से अग्री करा, और एक्चुअली इस पॉइंट पे ज़्यादा डिस्प्यूट कभी था भी नहीं। सो यहाँ तक प्योरली इन सिंक विद शाह बानो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ी सी प्रॉब्लम किस बात से थी कि CRPC में क्यों लग रहा है, मुस्लिम वेमेन पे क्यों अप्लाई हो रहा है, क्यों मुस्लिम वेमेन 125 CRPC में जा सकती हैं। थोड़ी तो प्रॉब्लम है, क्या करें, क्या लिखें इस लॉ में उस थोड़ी सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा तो एक बात से प्रॉब्लम है, सारा काम तो वहाँ पे करेंगे, काम खराब, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, तो क्या करें? हाँ, आने तो दो मुस्लिम वेमेन को 125 CRPC में, बट कोई बीच में इम्पेडिमेंट अटका दे। ठीक है, इस लॉ में लिखा था 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे अप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पिटिशन डलेगी विद कंसेंट ऑफ हस्बैंड। क्या बात हुई है? लिखा है 125 CRPC मुस्लिम वेमेन पे अप्लाई होगा, कोई भी मुस्लिम वेमेन 125 CRPC में जा सकती है, 125 में अपने मेंटेनेंस मांगने जा सकती है, बट जो वो पिटिशन फाइल होगी वो हस्बैंड की कंसेंट से होगी, वो दोनों की जॉइंट पिटिशन होनी चाहिए। भाई क्यों डालेगी, क्यों हस्बैंड क्यों डालेगा जॉइंट पिटिशन के लिए, वो क्यों मानेगा? थोड़ा सा रोड़ा कर दिया, अटका दिया वेमेन के रास्ते में, तो बोल दिया हाँ अप्लाई तो होगा 125 CRPC, बट एक कंडीशन है 125 की पिटिशन डालनी पड़ेगी, जॉइंट पिटिशन, जिसमें मुस्लिम हस्बैंड की भी कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं आपको इस तरह से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं 1 पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगी, मेहर इज इक्वल टू मेंटेनेंस, वो तो उन्होंने भी अग्री कर लिया, तो इस पर तो कुछ डिस्कशन के लिए है ही नहीं। यहाँ पे वी आर ऑल गुड, यहाँ पे शाह बानो कंप्लीटली अप्रूव किया जा रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। हाँ, मैं आपको ये पढ़ा दूंगी 31A बेयर एक्ट से 31C, और मैं आपको एक बार अफर्म करा दूंगी कि हाँ ये बिल्कुल अलग दो चीज़ें हैं। दूसरे जो बात थी 125 CRPC मुस्लिम वुमेन पे लगे, तो इस पॉइंट पे पार्शली 1986 एक्ट ने अग्री किया, उन्होंने बोला हाँ अप्लाई तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जॉइंट पिटिशन जाएगी हस्बैंड के साथ, और जब हस्बैंड अग्री करेगा वाइफ तभी जाएगी। अब ये जो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है इस पर तो वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको किस बात से थी कि मेंटेनेंस रीमैरिज तक क्यों मिल रही है, मेंटेनेंस तो इद्दत तक मिलनी चाहिए। तो 1986 एक्ट में लिखा था मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगी रीमैरिज तक, ओ सॉरी अप टू इद्दत या विद इन इद्दत। यहाँ पे दे कंप्लीटली bypassed शाह बानो। This was the biggest pain point। उन्होंने लिख दिया एक मुस्लिम लेडी को मेंटेनेंस इद्दत तक ही मिलेगी। सो पहले पॉइंट पे वो कंप्लीटली इन सिंक विद शाह बानो है। सेकेंड पॉइंट पे पार्शियल एग्री किया है, क्योंकि ये तो बोल दिया 125 सीआरपीसी में जा सकते हो, बट हस्बैंड के साथ जॉइंट पिटिशन होगी। और थर्ड पॉइंट पे तो वो कंप्लीटली शाह बानो के अगेंस्ट चले गए और इस लॉ में लिख दिया कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस मांगेगी तो उसको विद इन इद्दत मिलेगी। ठीक है, पहले बताओ आपको ये क्लियर हुआ? इस लॉ का पर्पस शाह बानो को कहीं से भी शाह बानो की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना नहीं था, बल्कि शाह बानो को बाईपास करना था। शाह बानो से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी या जो शरीयत के रूल्स के अगेंस्ट सो कॉल्ड हो गया था उसको नलिफाई करना था, मुस्लिम वोट्स को जीतना था। तो 1986 एक्ट में बेसिकली लिख दिया कि इसमें तो हमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, मेंटेनेंस और मेहर हस्बैंड की दो अलग ड्यूटीज़ है जो उसको अलग अलग टाइम पे देना है। मुस्लिम वुमेन अपनी मेंटेनेंस मांगने बिल्कुल जा सकती हैं 125 सीआरपीसी में, इस लॉ में भी आ सकती है जो हमने बनाया है, 125 सीआरपीसी में भी जा सकती हैं। पर अगर 125 सीआरपीसी में जाएंगी तो हस्बैंड की जॉइंट पिटिशन होनी चाहिए। और तीसरी बात, चाहे वो यहाँ पे अप्लाई करें इस लॉ में, चाहे वो 125 सीआरपीसी में जाएं, मेंटेनेंस तो विद इन इद्दत मिलेगी। सो पहले बताओ आपको ये क्लियर है? क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो हम तीसरी लेग में आएंगे जिसमें इस लॉ को चैलेंज किया गया और इस लॉ को चैलेंज करके क्या फैसला आया। दैट इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट टू इट। सो पहले बताओ क्लियर है? मैम, कांट इट बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज थर्ड पॉइंट इज कम्प्लीटली निग्लेक्टिंग कोर्ट्स डिसीजन। पार्लियामेंट पे तो ऐसा कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई लॉ क्यों बना दिया, ये तो चलता आ रहा है हमेशा से इंडिया में, पर उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे क्योर करेगी, दैट इज द थर्ड स्टेज। बट आई यू ऑल गुड टिल हियर? सो बिफोर आई मूव अहेड आप लोग मुझे बताओगे शाह बानो के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ शाह बानो, बताओ। नहीं, शाह बानो के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में प्रोटेस्ट हुए और ऐसा बोला गया कि ये तो हमारे शरीयत के अगेंस्ट आई है जजमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इसको यूटिलाइज किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उन्होंने क्या किया, क्या बनाया? एक लॉ बनाया 1986 में, लॉ का नाम आपको याद हो जाएगा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। ठीक है, उस लॉ को कौन सी गवर्नमेंट ने किया था इम्प्लीमेंट? कांग्रेस। ठीक है, उसमें क्या उसके सेलेंट फीचर्स क्या थे? ये तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मेहर और मेंटेनेंस दो अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट उसके लिए दो अलग अलग सेक्शंस भी बनाए गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, 125 सीआरपीसी में जा सकती है मुस्लिम वुमेन, बट जॉइंट पिटिशन डलेगी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड तो क्यों ही मानेगा, राइट? तीसरी बात, मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत तक मिलेगी, रीमैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये तो पूरी तरह से शाह बानो की निगेशन हो गई, राइट? इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, विच इज द थर्ड लेग, इन डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। This law was challenged in the case of Daniel Latifi versus Union of India. इस केस का क्या फैसला था अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
of 1986 Act was challenged. ओके किस पॉइंट पे चैलेंज करना है? मेहर और मेंटेनेंस वाली बात पे चैलेंज करना है, वो तो हमारी वैसे भी सेटल्ड है 2 पॉइंट्स पे। एक तो जॉइंट पिटिशन क्यों डालें, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इद्दत तक क्यों मिलेगा मेंटेनेंस, रीमैरिज तक मिले। ठीक है, सो आप सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज की गई है 2 पॉइंट्स पे। एक तो जॉइंट पिटिशन क्यों डाले 125 में CRPC में जाने के लिए, और दूसरी बात ये विद इन इद्दत मिलेगी, ये कौन सी बात हुई? राइट मैं आपको एक बार बैराक दिखा रही हूँ 1986 एक्ट की, जिससे आप इसके आंसर्स बेटर अप्रिशिएट कर सको। अब जब मैं आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट्स बाय एनी चांस एम आई गोइंग फास्ट? आपको सब समझ आ रहा है ना? ठीक है, एक बार आप लोग निकालो, जितना बस मैं मार्क कर रही हूँ बस उतना देखना, अभी आपको कुछ फोकस नहीं करना। एक सेकेंड, हाँ देखो बस जितना मार्क करे उतना पढ़ना। A divorced woman shall be entitled to a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband. So इसका में लिखा है एक divorced woman entitled होगी for maintenance to be made and paid to her within the iddat period. So एक divorced woman entitled है कि उसको maintenance मिले within the iddat period. Maintenance to be made and paid to her within the iddat period. तो कब तक मिलेगी? within इद्दत मिलेगी। ओके, सो 2 पॉइंट्स पे चैलेंज किया गया है, एक जॉइंट पिटिशन और एक विद इन इद्दत तक मिलेगी मेंटेनेंस। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जज हो डैनियल लतीफ़ी मामले में। सो जो 1986 एक्ट में वर्ड्स यूज्ड हैं विद इन इद्दत, तो मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है कि हमारे शरीयत में तो ऐसा ही लिखा है कि हम देंगे इद्दत तक, तो हम रीमैरिज तक नहीं देंगे। तो विद इन इद्दत की क्या इंटरप्रिटेशन है? विद इन इद्दत मतलब टोटल जो भी मेंटेनेंस बन रही है वो उसी पीरियड में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। मतलब कि अगर पीरियोडिकली ये H&W हैं और हस्बैंड ने आज 26 जून 2023 को वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया। सपोज ट्रिपल तलाक अलाउड है। जब तलाक दे दिया तो मेहर देनी पड़ेगी। मेहर इसने पे कर दी, 50,000 थी, इसने पे कर दी। वाइफ कहती है मेरी मेंटेनेंस भी तो दो। तो हस्बैंड कहता है ठीक है अब तुम इद्दत करोगी आज से 3 महीने का। सो 26 सितंबर 2023 तक मैं तुम्हें मेंटेनेंस दे दूंगा। विद इन इद्दत आई विल पे यू मेंटेनेंस। तो वाइफ कहते नहीं विद इन इद्दत थोड़ी, मैं तो रीमैरिज तक लूँगी जस्ट लाइक अदर वुमेन। सो 1986 एक्ट में लिखा है वाइफ को मेंटेनेंस देनी है, टर्म है विद इन इद्दत। इसका क्या मतलब है, मेरा ये क्वेश्चन है। अब बताओ, अब आप इस एग्जाम्पल में बताओ विद इन इद्दत का क्या मतलब है। मतलब ये है कि जो भी उसका मेंटेनेंस बन रहा है, सपोज वाइफ की मेंटेनेंस बन रही है, उसके एक्सपेंसेस, उसका स्टेटस, हस्बैंड के मीन्स देख के वाइफ की इद्दत बन रही है 7,000 रुपीज़ पर मंथ। हाँ अब बताओ तो ये 7,000 पर मंथ के हिसाब से हम लोग उसको एक मतलब इसका कोई एवरेज निकाल के इसके जो टोटल जैसे कि इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से या 3 से? 3 से 7 3 से 21,000, तो 21,000 रुपये देने हैं। मतलब हस्बैंड को टोटल कितने पैसे देने हैं? 21 देने हैं। 21 देने। हाँ मतलब इद्दत तक 21 देने हैं, उसके बाद के तो फिर उसके बाद देना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं देना, विद इन इद्दत तक ही देना है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जज हो, ठीक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि जज साहब लॉ में लिखा है 1986 एक्ट में कि विद इन इद्दत देना है मुझे मेंटेनेंस। तो मुस्लिम हस्बैंड कह रहा है विद इन इद्दत मतलब ओनली फॉर इद्दत और नॉट बियॉन्ड इद्दत।
मुस्लिम हस्बैंड की इंटरप्रिटेशन है कि जो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि मुझे मेंटेनेंस देनी है अपनी वाइफ को विद इन इद्दत, मतलब कि मुझे बस इद्दत तक ही देनी है, ओनली फॉर इद्दत देनी है, इद्दत के बियॉन्ड नहीं देनी, मतलब 3 महीने के बाद नहीं देनी है, सिर्फ 3 महीने तक देनी है। ये मुस्लिम हस्बैंड की इंटरप्रिटेशन है कि आई हैव टू पे विद इन इद्दत मीन्स ओनली फॉर इद्दत और नॉट बियॉन्ड इद्दत। सो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या आप इस इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड हो? हाँ, नो? तो इसका क्या मतलब, तो विद इन की क्या इंटरप्रिटेशन है? इद्दत तक तो देनी ही है, और उसके बाद नहीं देनी। क्या मतलब फिर अंजलि कैसे करें इसकी इंटरप्रिटेशन? दे गॉट एंटैंगल्ड इन देयर ओन वेब। इतनी गंदी वर्डिंग्स यूज करी कि अपने खुद के जाल में फंस गए। सेक्शन 3 में लिखा है यू हैव टू पे मेंटेनेंस टू हर विद इन इद्दत, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है यू हैव टू पे मेंटेनेंस विद इन इद्दत, दूसरा हो सकता है टिल इद्दत या ओनली फॉर इद्दत, ठीक है। एक वर्ड हो सकता था तुम्हें मेंटेनेंस देनी है विद इन इद्दत, और दूसरा हो सकता था टिल इद्दत। दोनों में फर्क है? दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल देखो देखो आपको एक बात बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी लॉ बनता है ना तो बहुत टाइम लगा के बनता है, उसमें पूरी लॉ मेकिंग एक्सरसाइज हुई होगी, पार्लियामेंट का टाइम जाएगा, है ना। तो एज अ जज हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो हो सकता है हम बोल दें कि ये जो लॉ है ये शाहबानों के अगेंस्ट है और इसको हम पूरा ही वाइप आउट कर दें, पर इसमें काफ़ी टाइम गया होगा पार्लियामेंट का और वो सारा का सारा एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि इस लॉ को कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना दें और ऐसा कुछ कर दें कि ये लॉ एज इट इज़ रहे, सेव्ड रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी इंटरप्रिटेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लॉ में लिखा है दैट द हस्बैंड हैज़ टू पे इद्दत मेंटेनेंस टू वाइफ विद इन इद्दत। विद इन इद्दत का मतलब इद्दत के दौरान मेंटेनेंस शुरू हो जानी चाहिए। जो आपको 7,000 रुपये देने हैं वाइफ को, वो 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाने चाहिए। इट शुड स्टार्ट विद इन इद्दत। बट कहीं से भी इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि उसके बियॉन्ड नहीं देना मेंटेनेंस, ये नहीं है। विद इन का मतलब ये नहीं है ओनली फॉर या नॉट बियॉन्ड, नॉट एट ऑल। इट मीन्स शुरू विद इन इद्दत, विद इन 90 दिन मेंटेनेंस शुरू कर देना उसकी, पर कंटिन्यूड तो ये रीमैरिज तक रहेगी। आपने बोल दिया, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने बोल दिया कि आपको मेंटेनेंस देनी है विद इन इद्दत। विद इन मतलब बिगिन हो जाएगी इद्दत के अंदर अंदर, पर एंड कब तक, कंटिन्यूड कब तक रहेगी? उसकी रीमैरिज तक। विद इन का मतलब ये नहीं है ओनली फॉर या नॉट बियॉन्ड। विद इन मीन्स the provision for maintenance must start within iddat period, but it will continue up till her remarriage, just like CRPC. Are you understanding? मुस्लिम मैन इसको इंटरप्रिटेशन ये देना चाह रहे थे विद इन इद्दत मतलब ओनली फॉर इद्दत, ओनली फॉर, ओनली ड्यूरिंग, नॉट बियॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल गलत हैं। इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ इद्दत के दौरान या इद्दत के बाद नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विद इन मतलब शुरू हो जानी चाहिए मेंटेनेंस इद्दत में, पर कंटिन्यू तो रीमैरिज तक रहेगी, जस्ट लाइक अदर वुमेन। और इस इंटरप्रिटेशन की वजह से इस पॉइंट पे लॉ बच गया।
शाहबानो की स्पिरिट डिफीट ही नहीं हुई क्योंकि हमने उसको ऐसी इंटरप्रिटेशन दे दी. So within iddat means you have to start making the provision within 90 days, but your obligation will continue till remarriage, just like other women. Getting my point? बढ़िया है. इस पॉइंट पे सेव हो गया लॉ. अब एक दूसरा पॉइंट और था, वो भी आपको बताती हूँ, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ द एंटायर क्लास. ये समझना विद इन इद्दत की क्या इंटरप्रिटेशन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अच्छा, तो आप बताओ मुस्लिम ग्रुप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा था? विद इन इद्दत का मतलब सिर्फ इद्दत, ओनली फॉर इद्दत, नॉट बियॉन्ड इद्दत. और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या इंटरप्रिटेशन दी? The provision for maintenance should start within iddat, but it will continue up to remarriage, just like other women. So interpretation save the day, right? दूसरी बात, पहले बताओ यहाँ तक तो सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ. दिस इज द कोर ऑफ द डिस्कशन ऑन शाहबानो. ये जो इंटरप्रिटेशन है विद इन इद्दत की, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट पे बताती हूँ. विद इन 15 days यू हैव टू सबमिट योर फोटोग्राफ विद इन 15 days. तो 15 दिन के अंदर अंदर. पर ये तो नहीं होता नॉट बियॉन्ड. ओके, सो ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता ना कि 7,000 का लमसम निकाल कर जो है उसको टोटल डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए. मेंटेनेंस पीरियोडिक है ना, आप 3 महीने तक देना चाह रहे हो? नहीं, तो बियॉन्ड देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 7,000 है, 7,000 का मैं 5 years या 6 years तक एक बार में बोल दें हस्बैंड को सारा दे दो 5 साल का, विद इन 3 months सारा दे दो 5 साल का. 5 साल बाद वो रीमैरिज कर रही है? 7,000 मैंने अमाउंट निकाली और मैंने हस्बैंड को कहा 10 साल का तुम एक बारी में दे दो. तो वो मुझसे पूछेंगे मैम क्या हो गया, आप ठीक हो ना? सब कुछ सही है ना मामला आपका? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 7,000 पर मंथ पे फॉर 10 years स्ट्रेट. अरे उसको रीमैरिज तक देने होता है, वो अगले साल रीमैरिज कर ले, और हो सकता है वो 20 साल तक ना करे. राइट? ओके, सो एवरीबडी इज गुड टिल हियर. द सेकेंड, so I have been taught by राहुल सर. अगर आपने कभी राहुल सर से ऐसा क्वेश्चन, मतलब सर से तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, सर गेट ऑफेंडेड वेरी इजीली. और अगर कोई सर से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो मैं इमेजिन में नहीं कर पा रही कि सर किस लेवल पे जाके ब्लास्ट हो जाएंगे. सो मुझे बहुत हंसी आ रही है सोच के कि मैं बोलूँ 7,000 तुम 10 years का पे कर दो एक साथ. मतलब मेरा कुछ कहने का मतलब अलग है. क्या? मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है कि छोड़ो हिंदू मैरिज एक्ट को, आप मुस्लिम लॉ की बात करो ना. लमसम तो मेहर हो ही गया. हाँ, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है एक मिनट कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है कि इधर द पार्टी हैज टू पे इन वन गो लमसम एलिमनी. ओके, और दूसरा है या तो वो उसको कंटिन्यू करे, और तीसरा अलग पार्ट ये होता है कि जो भी लिटिगेशन कॉस्ट होती है वो उसको देता है. ये 3 प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में है. तो मेरा कहने का मतलब था कि विद इन इद्दत का मतलब ये है कि शायद कोर्ट ने ये डिसाइड करा हो कि जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई ऐसा नॉर्म निकाला हो कि जिससे कि उसकी टोटल एवरेज या टोटल लमसम जो है वो निकल है. कोई ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई मैथ्स का फॉर्मूला निकला है? किसी बात, मतलब इससे अच्छी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. I was blown away when I read that judgment and I understood it. I was like, oh my God, this judgment is so worth reading. I'll make you read the judgment, the relevant parts of it, because it is, oh my God, कितनी wisdom है इस interpretation में कि आपने पूरा law बचा लिया wipe out होने से, वरना law ही जाता सीधा के सीधा. तो it is a great interpretation. इससे better interpretation इस law पे नहीं हो सकती थी. ठीक है? अच्छा, अब आते हैं जो बात थी कि जॉइंट पिटिशन डलेगी 125 से आप इसी की डलेगी. तो अब अगेन ये क्यों, ये क्या मतलब है? कोई फ़ायदा थोड़ी है, हम ऐसे क्यों करें? राइट? तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बताती हूँ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेव कर लिया
मेंटेनेंस का जो राइट होता है ना वो मैट्रिमोनियल लॉ में भी होता है जनरली लेडीज़ के पास, और 125 सीआरपीसी में भी होता है। किसी भी धर्म की लेडी के पास अपने पर्सनल लॉ में भी है, और मतलब अपने मैट्रिमोनियल लॉ में भी है, हिंदू लॉ, पारसी लॉ वगैरह में, और 125 सीआरपीसी में भी है। लोग जनरली 125 सीआरपीसी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ना, क्रिमिनल नहीं तो क्वासी क्रिमिनल है, तो ये क्विकर होती है। ये वाली जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये क्विकर होती हैं। मामला मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाता है तो जल्दी चलता है थोड़ा, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मैटर्स होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। आपको पता ही है सिविल कोर्ट्स में कितना ज़्यादा स्नेल स्पीड पे काम होता है। सो अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट में जाएगा, पारसी मैरिज एक्ट में जाएगा, तो फैमिली लॉ के सारे मैटर्स सिविल मैटर्स होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। बट 125 सीआरपीसी क्वासी क्रिमिनल मैटर होता है, वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाता है, एंड इट्स ऑलवेज अ क्विकर प्रोसीडिंग। ठीक है। प्लस अगर कोई सीआरपीसी के ऑर्डर की वायलेशन करता है तो कुछ पेनल्टीज भी होती हैं, मतलब उसको जेल वगैरह भी हो सकती है। तो लोग डरते हैं 125 सीआरपीसी के ऑर्डर को। 125 सीआरपीसी में हस्बैंड को बोलते हैं 10,000 पर मंथ देना है, नहीं देगा तो उसको जेल भी हो सकती है। यहाँ पे पेनल्टीज एज सच कोई इतनी नहीं होती, बोलते हैं अटैच कर लेंगे प्रॉपर्टी, ये कर लेंगे, बट जनरली कुछ होता नहीं है। तो लोगों का हमेशा जो इंक्लिनेशन होता है वो सीआरपीसी में जाने का होता है, क्योंकि वहाँ क्विकर प्रोसीडिंग्स होती हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में होती हैं, और वहाँ पे थोड़ी सी पेनल्टीज भी होती हैं। समझ गए मेरी बात? सो अगर एक हिंदू वाइफ को जाना है तो वो एचएमए में जाने से अच्छा सोचेगी मैं 125 सीआरपीसी में जाऊँ, मेरा डिसीजन भी जल्दी आएगा और कल को सामने वाली पार्टी डरेगी भी इसको वायलेट करने से। अब 1986 एक्ट में लिखा था कि आप हमारे पास आ जाओ, मेंटेनेंस मांगनी है तो एक मुस्लिम वुमेन को। एक तो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ है, इसमें और कोई तो आ ही नहीं सकता, इसमें तो सिर्फ मुस्लिम वुमेन आ सकती है। जाना है तो आप सीआरपीसी में भी जा सकते हो 125 में, बट वहाँ जॉइंट पिटिशन लगेगी। तो इन शॉर्ट वो कह रहे हैं हमारे पास ही आओ, और 125 जाने में वो एक इम्पेडिमेंट बना रहे थे, वो था इम्पेडिमेंट जॉइंट पिटिशन का। कोर्ट ने इसको भी रिजॉल्व कर दिया। कोर्ट ने कहा आप 1986 में ही जाओ, 125 का रास्ता भी आपको बताते हैं, बट आप 1986 एक्ट में जाओ, आपको कोई हार्म नहीं है। एक तो ये आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ है, ठीक है। दूसरी और सबसे खास बात, 1986 एक्ट की भी सारी प्रोसीडिंग्स मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाती हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जाती। जब ये 1986 एक्ट बनाया है तो अभी आप पढ़ोगे, अगर कोई भी मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस के लिए इस लॉ में एप्लीकेशन डाल रही है तो वो किसकी कोर्ट में जाएगी? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएगी। मतलब वो भी क्विकर होंगी, वहाँ पे भी पेनल्टीज होंगी। तो जो आपको लालच था 125 सीआरपीसी में जाने का, एक तो था क्विकर होंगी, दूसरा था आपको मेरे को रीमैरिज तक मेंटेनेंस मिलेगी, रीमैरिज तक यहाँ भी मिलेगी, यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास आपकी प्रोसीडिंग जाएगी, और ये आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ है। तो कोर्ट ने कहा इन्होंने अगर लॉ में लिख भी दिया कि 125 में जाओगे तो जॉइंट पिटिशन चाहिए होगी, छोड़ो ना इसको, आप जाओ ही मत इसमें। जाने को चले जाना, पर आपके लिए तो 1986 और बढ़िया लॉ है। एक तो ये आपका एक्सक्लूसिव लॉ है, इसमें भी हमने क्या बोल दिया, मेंटेनेंस कब तक मिलेगी? रीमैरिज तक। और इसमें भी प्रोसीडिंग्स कहाँ जाती हैं? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। आपके लिए तो विन विन हो गया। सो कोर्ट ने कहा हम इस पॉइंट को चेंज नहीं कर रहे। 125 सीआरपीसी में अगर मुस्लिम वुमेन को जाना है तो उनको जॉइंट पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। हम इस पॉइंट पे कुछ वो नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके राइट्स तो और इंटैक्ट हैं अभी भी। 125 में क्यों जा रहे थे आप? क्योंकि वहाँ क्विकर प्रोसीडिंग्स थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ मिलती थी मेंटेनेंस रीमैरिज तक। रीमैरिज तक आपको यहाँ भी मिल रही है क्योंकि हमने विद इन इद्दत की इंटरप्रिटेशन कर दी है वही। यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोसीडिंग्स ले रहा है, और यहाँ पे भी क्विकर है सब कुछ। सो आज की डेट में मुस्लिम वुमेन 100% जा सकती हैं 125 सीआरपीसी में, बट वो वाला वो जॉइंट पिटिशन वाला पंगा है। बट जाना ही क्यों है? आपके लिए तो एक एक्सक्लूसिव लॉ बन गया विद ऑल फीचर्स ऑफ 125 सीआरपीसी। वहाँ भीड़ में जाओगे, यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉ है।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफ़ी में पूरी तरह से 1986 एक्ट को बचा लिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से। ऐसी इंटरप्रिटेशन करी विद इन की कि अब री मैरिज मतलब स्टार्ट होगा इद्दत में, कंटिन्यूड रहेगा री मैरिज तक। और 125 सीआरपीसी में जाने के लिए जॉइंट पिटिशन वाली बात अभी भी इंटैक्ट है। वो इसलिए क्योंकि 125 के सारे फीचर्स यहाँ पे आ ही गए हैं। क्लियर हो रहा है आपको? समझ आ रहा है? पक्का? कोई डाउट है तो पूछो। इकरा कोई डाउट है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। मैम, who is the legendary judge who gave this interpretation really amazing? Justice Y.V. Chandrachud. He is the author. मैं आपको जजमेंट पढ़ाऊंगी, ओके? जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फिर कभी भी। ये एक मुस्लिम कपल है, ओके? इसमें वाइफ को अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए, तो वाइफ हमेशा प्रेफर करती थी 125 सीआरपीसी में जाना, क्योंकि एक तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होती थी डिसीजन, तो वो क्विकर होती थी, अनलाइक मैट्रिमोनियल मैटर्स विच गो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिविल मैटर्स। दूसरा, यहाँ पे पेनल्टीज भी होती थी अगर वो चीज़ ऑर्डर फुलफिल ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मेंटेनेंस कब तक मिलती थी? रीमैरिज तक, विच वॉज द बेसिक विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ फॉर द मुस्लिम वुमेन। अब 1986 एक्ट में लिखा है आप मेंटेनेंस के लिए इस लॉ में आओ, अब टेक मेंटेनेंस अंडर दिस लॉ। और अगर आपको 125 सीआरपीसी में जाना है तो आप जा सकते हो, पर आपको अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक जॉइंट पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मुस्लिम वुमेन ने कहा हम क्यों जॉइंट पिटिशन फाइल करेंगे, हम तो सीधा जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी बात तो सही है, बट आप इस लॉ में जाओ, 1986 लॉ में ही जाओ। आपको रीज़न बताते हैं। पहला, आपके पास 125 में जाने का रीज़न था मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाऊंगी तो मेरी जल्दी प्रोसीडिंग्स होंगी। 1986 एक्ट में भी लिखा हुआ है मैटर कौन सी कोर्ट में चलेगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा तो पेनल्टीज भी होंगी। और तीसरी बात जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि मेरे को मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी मेरी मैरिज तक मिलेगी, तो हमने भी अपनी इंटरप्रिटेशन वही दी है, शुरू होगी इद्दत के दौरान बट कंटिन्यूड कब तक रहेगी? रीमैरिज तक। तो लिटरली आपको 1986 एक्ट में वही सब मिल रहा है जो आपको 125 सीआरपीसी में मिलेगा, बल्कि आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है कि ये आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ है, इसमें किसी और धर्म की लेडी तो वैसे भी नहीं आ सकती। सो जब सब कुछ सेम हो गया है आपके लिए 125 और ये वाला लॉ, तो आप इस लॉ में जाओ। आप जाओ तो 125 सीआरपीसी में भी चले जाना, वो आपका पूरा राइट है। बट जो यहाँ पे ये जॉइंट पिटिशन वाली बात है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि 86 में लिटरली उनको सब कुछ मिल रहा है। सो आज मुस्लिम वुमेन 125 में तो जा ही सकती है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बट उसको वो जॉइंट पिटिशन डालनी पड़ेगी। पर 125 में जाने की ऐसा कोई नीड ही नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव फीचर ही नहीं है, बल्कि भीड़ है वहाँ पे। यहाँ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ है। सो दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट गेव। इट डिड नॉट टच दैट जॉइंट पिटिशन वाला थिंग, उसको चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि 125 की सारी चीज़ें ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं। समझ आ रहा है? मेहर और मेंटेनेंस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं था डैनियल लतीफ़ी में। विद इन इद्दत की इंटरप्रिटेशन ही कर दी कि शुरुआत इद्दत में होगी, कंटिन्यूड एंड तक रहेगी, री मैरिज तक। और जहाँ तक कि जॉइंट पिटिशन वाली बात थी उसको टच नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 1986 एक्ट में सारे फीचर्स एम्बेड हो गए हैं। अच्छा रहता वो बोल देते, इस चीज़ को हटा देते, बट फिर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ती पूरे लॉ में, फिर टाइम वेस्ट होता। तो ये बात ऐसी है। क्लियर हो गया अब आपको? पक्का? पहली स्टेज शाबानो, दूसरी स्टेज 1986 एक्ट, तीसरी स्टेज डैनियल लतीफ़ी। सो आप मुझे बताओ आज की डेट में कौन सी क्या डैनियल लतीफ़ी ने शाबानो को रिस्टोर कर दिया? डैनियल लतीफ़ी में भी यही बोल दिया कब तक मिलेगी मेंटेनेंस? रीमैरिज तक, वो भी वही है। डैनियल लतीफ़ी में बोला 125 सीआरपीसी लगेगा ही,
बस हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा वो शाबानों से अलग हो गए। शाबानों में डायरेक्ट रूट था, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया अगर थोड़ा इम्पेडिमेंट भी है तो इट्स ओके। बट दानियल लतीफ़ी का इफ़ेक्ट था रिस्टोरिंग शाबानों। 1986 एक्ट का इफेक्ट था बाईपासिंग शाबानों एंड दानियल लतीफ़ी का इफेक्ट था रिस्टोरिंग शाबानों। क्लियर हो रहा है सबको? पक्का ना? जब मैंने पढ़ा था शाबानों तो फिर मेरे को यही था, तो मेरे को मैंने बताया ना मुझे भी नहीं पता था मेंटेनेंस पे है। एंड देन आई रियलाइज इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इसकी जो जजमेंट है इट हैज़ अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, वेल्थ ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा काम होगा इसका एक्ट पढ़ना और इसकी जजमेंट पढ़ना और इस पर आंसर लिखना। बट वो सब तभी तो हो सकता है जब हमें सारे इश्यूज सब कुछ पता हो। सो 3 स्टेजेस, 3 इश्यूज, उन 3 इश्यूज पे सारा डिसीजन रेस्ट करता है। सो आप किसी और को समझा सकते हो अगर शाबानों समझाना पड़े तो। ये आपको बोलते हैं शाबानों की जर्नी ट्रेस करने के लिए। डिस्कस द केस ऑफ शाबानों एंड द जर्नी विच अनफोल्डेड देयर आफ्टर। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन, इस पर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, इस पर सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कम आते हैं। ये आपका मेंस के लिए वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ ही पा रहे होगे खुद ही। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना कोई चीज़, तो हमें लगता है पढ़ने में तो सब कुछ समझ आ गया, इसको लिखेंगे कैसे? इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज हाउ टू राइट दिस आंसर। आई विल डिक्टेट यू वन आंसर विच इज़ अ वेरी वेरी गुड आंसर containing everything which I have explained today, but that dictation is always secondary. The primary part is explanation and understanding. So before I wind up today's class, I want one of you to take me through the thing from the very beginning. पहले तो आप मुझे बताओ इसकी 3 stages क्या हैं? शाबानों, 1986 एक्ट एंड दानियल लतीफ़ी। ठीक है, शाबानों में मेन 3 कंटेंशंस क्या थी मुस्लिम हस्बैंड की? एक तो कंटेंशन थी अप्लाई नहीं होगा मुस्लिम वेमेन पे, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, शरीयत कह रहा है कब तक देनी है मेंटेनेंस, इद्दत तक, और 125 कह रहा है रीमैरिज तक, और तीसरी कंटेंशन मेहर दे दी तो मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, पहली कंटेंशन थी पहले कोर्ट के सामने इशू था क्या मुस्लिम वेमेन पे 125 से आईपीसी लगेगा, तो कोर्ट ने क्या बोला? अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? सेक्युलर प्रोविजन है, कोई वाइफ वर्ड क्वालिफाइड तो है नहीं किसी धर्म की वाइफ से, तो ऑफ कोर्स अप्लाई होगा। और क्या बोला कोर्ट ने? पॉलिसी सब पे अप्लाई होनी चाहिए। और हाँ, और अगर नहीं लगाया तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, तो पूरी तरह से हस्बैंड की बात रिजेक्ट हो गई। दूसरी कंटेंशन थी कि शरीयत लॉ बाईपास हो रहा है, इससे मतलब शरीयत के अगेंस्ट है, तो क्या ये शरीयत के अगेंस्ट है? मुस्लिम वेमेन को कब तक मिलेगी मेंटेनेंस? नहीं, इसमें क्या बोला है? रीमैरिज तक मिलेगी। शरीयत कैसा लॉ, शरीयत का प्रोविजन कैसा है? नॉन प्रोहिबिटरी। वो ये कह रहा है इद्दत तक तो मिलेगी, बट ये नहीं कह रहा उसके बाद नहीं मिलेगी, तो उसके बाद दे देंगे, और वो नैरो है, वो इनेबलिंग और ब्रॉडर प्रोविजन है। तीसरा पॉइंट था मेहर और मेंटेनेंस सेम है या नहीं है? सेम है। किन 3 पॉइंट्स पे वेरी करते हैं? नेचर, ओरिजिन एंड पर्पस। मेहर ओरिजिनेट होता है निकाह पे, मेंटेनेंस रप्चर पे। मेहर का नेचर कैसा है? लमसम, और मेंटेनेंस का पीरियोडिक। मेहर का पर्पस क्या है? डेटरेंस क्रिएट करना, और मेंटेनेंस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। तो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मुस्लिम वेमेन के फेवर में था। इसको किसने अपोज किया? 1986 मुस्लिम कम्युनिटी ने अपोज किया। तो क्या पास हुआ उसके बदले? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में लॉ पास करा। इस लॉ में 3 बातें थी, तीनों शाबानों से रिलेट कर लेते हैं। किस बात पे सबसे कम प्रॉब्लम थी? मेहर एंड मेंटेनेंस। तो इस बात पे लॉ में उन्होंने क्या लिखा? ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टाइम पे करनी है, परफेक्टली इन सिंक विद शाबानों। सेकंड बात, किस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी? 125 से आईपीसी में वुमेन जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो उन्होंने क्या बोला? जा सकती हैं, बट ज्वाइंट पिटिशन चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात पे थी?
पीरियड ऑफ मेंटेनेंस कब तक मिलेगा? शाह बानो ने बोला था अप टू रीमैरिज, और इस लॉ में क्या लिख दिया? विद इन इद्दत। विद इन इद्दत की इंटरप्रिटेशन क्या दी उन्होंने? ओनली फॉर इद्दत, ओनली ड्यूरिंग इद्दत, नॉट बियॉन्ड इद्दत। ठीक है, इस लॉ को कौन से केस में चैलेंज किया? डैनियल लतीफ़ी में। डैनियल लतीफ़ी में क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को वाइप आउट कर दिया? रादर अपनी इंटरप्रिटेशन से इसको सेव कर दिया। विद इन इद्दत की क्या इंटरप्रिटेशन दी गई? It has to start within iddat. The husband has to start paying within iddat, but it will continue up to remarriage, just like for the women. और जहाँ तक सेक्शन 5 जहाँ तक 125 में जॉइंट पिटिशन की बात थी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? वो अनचेंज्ड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई फ़र्क ही नहीं 125 सीआरपी से 1986 एक्ट में। यहाँ भी रीमैरिज तक मिलेगी मेंटेनेंस, यहाँ भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएंगी प्रोसीडिंग्स, तो बल्कि ये तो आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉ हो गया। इट्स बेटर। सो आज की डेट में एक मुस्लिम वुमेन 1986 एक्ट में भी जा सकती है, 125 सीआरपीसी में भी जा सकती है, बट 125 सीआरपीसी के लिए जॉइंट पिटिशन डालनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर दैट शी गोज अंडर 1986 एक्ट विच ऑफर्स सेम प्रोटेक्शन, सेम प्रोविजन, एवरीथिंग। ओके, स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम ये नहीं चैलेंज हुआ कभी? ये लॉ एज इट इज़ है। सो शाह बानो को रिस्टोर कर दिया डैनियल लतीफ़ी ने। इस पे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, इस पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इस पे प्रीलिम्स में आ सकता है ऑफ कोर्स। शाह बानो इज सो इम्पोर्टेंट, बट कम आता है। ठीक है, सो आज की क्लास में मैंने आपको पूरी थ्योरी सब कुछ समझा दिया शाह बानो पे। कल की क्लास में मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी, जजमेंट पढ़ाऊंगी, एंड एंड में आपको डिक्टेशन कराऊंगी। ओके, सो कल हम सारा टेक्निकल एस्पेक्ट कवर करेंगे। आप भी इसको एक बार रिवाइज करके आना, और कल की क्लास में वील एंड दैट टॉपिक, एंड आफ्टर दैट वील बी लेफ्ट विद लास्ट टॉपिक इन द मुस्लिम लॉ जो मुझे पढ़ाना है, विच इज़ तलाक। ठीक है, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed today's class. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye.